सो हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। माय नेम इज़ दानियल उमर और मैं पाकिस्तान में रिमिया खान से बिलोंग करता हूँ। आई केम टू हंगरी इन 2024 अंडर द मीडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप और आई एम currently studying computer science engineering at Buda University in बुदापेस्ट हंगरी। और मेरा रिसेंटली थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है और मुझे हंगरी में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए हैं। और आज इस सेशन के थ्रू हम आपको इस हंगेरियन स्कॉलरशिप के थ्रू आउट प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे और इन द एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनसे डील करेंगे। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। अच्छा। जी बिल्कुल। अम, आपने कैसे अप्लाई करना कैसे शुरू किया? आपको कैसे आइडिया आया कि मैं हंगरी में अप्लाई करूं? एक्चुअली मुझे याद है मैंने एक पाकिस्तानी यूट्यूब पर, मुझे नेम नहीं याद बट मैंने उसकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि हाउ टू स्टडी इन हंगरी। तो आई थिंक मैंने अक्टूबर में देखी थी और नवंबर में स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं तो मुझे आइडिया हो गया था स्कॉलरशिप के बारे में। फिर मैंने नवंबर में अप्लाई करना स्टार्ट किया था। और इस स्कॉलरशिप के ना अराउंड आई थिंक 9 मंथ्स लग जाते हैं, 9 to 10 मंथ्स। नवंबर में स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन होता है और आप सितंबर में हंगरी आते हो। तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में आपका इंटरव्यू, ऑनलाइन एग्जाम, वीज़ा प्रोसेस है, हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं वो सारे, और TPF के सारे जितने भी होते हैं ना प्रोसेस, वो थ्रू आउट 9 मंथ्स में होता है। तो मुझे थ्रू यूट्यूब जिसका मुझे पता लगा था। और बाकी अप्लाई मैंने अभी खुद ही किया था सारा इसमें। ठीक है, आपने किसी से कोई हेल्प नहीं ली या कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया आपने, या कैसे? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे सीनियर्स थे हमारे जो ऑलरेडी इधर आए थे हमसे लास्ट ईयर में, उनका था व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैंने वो ज्वाइन किया था। और इनफैक्ट एक यूट्यूब पे चैनल है सैयद अदनान असलम, उन्होंने भी जैसे हम एक मीटिंग हेल्प कर रहे हैं तो उन्होंने भी एक टीम पे मीटिंग की थी और उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था और वो मीटिंग भी रिकॉर्डेड थी और वो अराउंड 90 मिनट्स की थी। तो उस मीटिंग के थ्रू मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी स्कॉलरशिप के बारे में और उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है आंसर हो गए थे। और वो मीटिंग अभी भी आई थिंक सो यूट्यूब पे अवेलेबल है। सैयद अदनान असलम नाम है उस यूट्यूब चैनल का, तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? अच्छा, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी एंड देन आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने शुरू किए और क्या डॉक्यूमेंट्स हाँ। प्रिपेयर किए? ओके। सो सबसे पहले तो ये होता है कि जब आपका स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन होता है तो आप अपना मेजर डिसाइड करते हो, यूनिवर्सिटीज डिसाइड करते हो। तो यूनिवर्सिटीज डिसाइड करने में आपने सारी यूनिवर्सिटीज के रिक्वायरमेंट्स को मैच करना होता है और उनके रिक्वायरमेंट्स को डिटेल से पढ़ना होता है। तो मैंने उबला यूनिवर्सिटी चूज की थी, इसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम थी उस वक्त, अब बढ़ गई हैं। और इसके अलावा मेन जो स्टेम मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है थ्रू HEC, वो यू सेट होता है। यू सेट एक पाकिस्तान में एग्जाम कंडक्ट होता है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स एवरी ईयर। उसमें से किसी एक एग्जाम में भी अगर आप अराउंड 75 मार्क्स ले लो तो आपको सिलेक्ट हो जाते हो स्कॉलरशिप के लिए। और एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये होता है कि जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वो जनवरी 15 को क्लोज हो जाता है और जो यू सेट होता है उसके बाद वो फरवरी में कंडक्ट होता है। तो वो क्या वो काउंट होता है या नहीं होता? तो वो काउंट होता है। इनफैक्ट जो मैंने यू सेट दिया था वो फरवरी में दिया था और सिर्फ मैंने एक ही यू सेट दिया था और उसी में मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो अगर आपने प्रीवियसली कोई यू सेट दिया तो वो भी काउंट होगा और अगर आप अपकमिंग जनवरी में यू सेट देंगे तो वो भी स्कॉलरशिप के लिए काउंट होगा। अच्छा, तो आप फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप का पोर्टल अभी बंद हो गया है और यू सेट का अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आप किस तरह से अपलोड करेंगे? वहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट का अपनी एप्लीकेशन को करने का? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि तीन पोर्टल हैं सेपेनियम मैकेनिकम पोर्टल, एक HEC पोर्टल और ETC पोर्टल। ETC पोर्टल पे आप यूज सेट के लिए अप्लाई करते हो और इन तीनों पोर्टल्स पे आप थ्रू मेल अप्लाई करते हो और थ्रू CNIC अप्लाई करते हो। तो HEC जो है वो इंटरकनेक्टेड है आपके CNI से, क्योंकि CNIC एक यूनिक चीज़ है। तो HEC को ऑलरेडी पता होता है कि आपने CNIC के थ्रू अप्लाई किया या Gmail के थ्रू अप्लाई किया। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं ये बताऊंगा कि आपने खुद ही अप्लाई करना है। इनफैक्ट लास्ट ईयर ये हुआ था, एक स्टूडेंट ने किसी के थ्रू अप्लाई करवाया था और उसने CNIC गलत अपलोड कर दिया था। तो उसको स्टूडेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी और उसकी एप्लीकेशन फिर आगे कंटिन्यू नहीं हुई थी। तो ये उसका पूरा एक मतलब काइंड ऑफ ईयर ज़ाया हो गया था। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। तो आप अगर आप अप्लाई करते हैं तो काइंडली फिर खुद ही अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको अपने डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा आइडिया होता है। हम्म। आपने कोई इस तरह की हर्डल फेस की? नहीं, एक्चुअली मेरा इनफैक्ट काफ़ी एक्सपीरियंस था। मैं एक्चुअली ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुका था।
तो मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ऑलरेडी आइडिया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैसे वर्क करते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी मुझे मैसेज करते हैं कि आई मीन हेल्प करें अप्लाई करने में, तो मैं सीधा उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आप एक पोर्टल पे फॉर्म नहीं फिल कर सकते या आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आई मीन आप स्कॉलरशिप डिजर्व ही नहीं करते। बिकॉज यहाँ पे आके आपने बहुत सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, कुकिंग वगैरह। और अगर आप जैसे एक पोर्टल पे खुद आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स लाइक इट्स अ बैड थिंग, लेकिन आप स्कॉलरशिप डिजर्व नहीं करते। तो एटलीस्ट इतने स्टूडेंट को केपेबल होना चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स खुद फिल करे, अप्लाई खुद करे, यूनिवर्सिटी चूज करे, मोटिवेशन लेटर लिखे, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। हम्म। और आपका सीजीपीए क्या था? जी पे यहाँ पे हंगरी में। नहीं, जब आपने अप्लाई कर रहे थे तब। एक्चुअली मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स नहीं कर रहा यहाँ पे। अच्छा। तो मेरा मैंने जस्ट एफएससी की हुई थी, सर मैंने एफएससी पे अप्लाई किया था। अच्छा, तो आपकी कितनी परसेंटेज थी? हाँ, परसेंटेज मेरी आई थिंक सो 91% थी। बट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट ईयर में आई थिंक सो, ये हमारी टाइम पे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि एप्लीकेशन के लिए जस्ट यूसेट काउंट होगा, आपके एफएससी के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अब रिसेंटली मुझे आइडिया नहीं है कि अब ये एफएससी को सॉरी एफएससी को कंसिडर करते हैं या नहीं करते, बट आज से आई थिंक 2 years अगो या 1 year अगो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जस्ट यूसेट कंसिडर होगा। तो जिनके यूसेट में अच्छे मार्क्स थे वो सिलेक्ट हो गए थे ऑब्वियसली, रादर देन के एफएससी में आपके कितने पॉइंट्स हैं। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होती है टीपीएफ की, उसमें अब चूंकि आप अपने ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट सब कुछ अपलोड करते हो, तो उसमें आपका सारा ओवरऑल ग्रेड काउंट होता है। तो उसमें आपके एफएससी के मार्क्स ऑफ कोर्स मैटर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से सिलेक्शन के लिए, इनिशियल इनिशियल सिलेक्शन के लिए जो कि यूसेट की बेस पे होती है, उसमें आपके एफएससी के मार्क्स काउंट नहीं होते। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि यूसेट होता क्या है, इसमें क्या होता है? यूसेट एक्चुअली दो टेस्ट होते हैं, यूसेट और हैट। हैट होता है फॉर मास्टर्स। और हैट का ये सीन होता है कि हैट में जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो फ्यूचर के लिए, तो उस कैटेगरी का आप हैट देते हो। आई थिंक 4 कैटेगरीज होते हैं, जिसमें मार्केटिंग, आईटी, मेडिसिन, इस तरह की 3 4 उस तरह की कैटेगरीज होती हैं। बट यूसेट होते हैं आपके प्रीवियस जो आपने एफएससी में किया है, लाइक आपने प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, आईसीएस की है, उसके हिसाब से यूसेट होता है। और यूसेट 100 पॉइंट्स का होता है। उसमें 75 पॉइंट्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और 25 पॉइंट्स का आपके ऐसे होते हैं। ऐसे में दो ऐसे होते हैं, उसमें 15 पॉइंट्स का एक ऐसे होता है और 10 पॉइंट्स का एक ऐसे होता है। अगर आप मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आपको 80 पॉइंट्स चाहिए यूसेट में। और अगर आप किसी और फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अराउंड 75 74 जो है इज इनफ। मेरे 73 पे सिलेक्शन हो गई थी, बट चूंकि अब कंपटीशन बढ़ गया, तो आई वुड से कि बिलो 75 इज नॉट अ सेफ जोन, अब 75 इज अ गुड सेफ जोन। यूसेट की तैयारी कैसे करते हैं? यूसेट की तैयारी, एक तो यूट्यूब पे चैनल है गेट एकेडमी, वो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है इस मामले में। और एक और डॉगर बुक्स होती हैं, डॉगर बुक्स में इनफैक्ट यूसेट की स्पेसिफिक बुक्स होती हैं वो। आप जो आपने कैटेगरी चूज किया, लाइक प्री मेड या प्री इंजीनियरिंग, तो उसके तो मैंने उससे तैयारी की थी, उसमें ऐसे लिखे हुए थे, उसी में मल्टीपल चॉइस भी मैंने उससे प्रिपेयर की थी। और मेरा इनफैक्ट ये था कि मैं रिसेंटली एमडी कैट दे के फ्री हुआ था, तो मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी थी काफ़ी, मेरी एफएससी और को लेके ना, तो मुझे इतनी प्रिपेयर नहीं करना पड़ा था। लेकिन जिन्होंने लाइक यूनिवर्सिटीज के सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, जिनको काफ़ी अर्सा हो गया है अपने एफएससी को, मतलब भूल गए हैं वो, तो उनके लिए प्रिपेयर करना थोड़ा टफ होगा। एक क्वेश्चन है कि आई फेस्ड एन इशू व्हाइल अप्लाइंग सेम कोर्स जो स्टाइपेंडियम की वेबसाइट पर है, वही सेम कोर्स एचईसी की साइट पे अवेलेबल ही नहीं है। एचईसी की साइट पे काफी इश्यूज हैं। एचईसी की साइट इतनी मैटर नहीं करती एक्चुअली। इनफैक्ट अगर आप जब अप्लाई करते हो पोर्टल पे ना, एचईसी भी आपसे एक मोटिवेशन लेटर मांगता है, लेकिन जब आप मोटिवेशन लेटर आप टाइप करो वहां पे, तो 30 लेटर से ज्यादा आप टाइप ही नहीं कर सकते। और काफी ऐसे हैं कि मतलब एचईसी के पोर्टल पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक वो एक डोमेन होती है बड़ी, आपने वो चूज करनी है इंस्टेड ऑफ कि आप स्पेसिफिकली उसमें जाओ। लाइक अगर आपने बिजनेस चूज किया, या या आपने यहाँ पे मार्केटिंग चूज किया, तो आप वहाँ पे बिजनेस चूज कर लो, एक बड़ी डोमेन चूज कर लो, ताकि आपकी जो फील्ड है वो उसमें लाई कर जाए। ठीक है। और कोई जब आपने यू सेट का टेस्ट दे दिया, उसके बाद कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस हुए आपसे या डायरेक्टली आपका दाखिला हो गया था? नहीं, एक्चुअली जिस यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करते हो, दो इनफैक्ट दो यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई करना होता है। एक होती है लाइक आपकी प्रायोरिटी, और एक होती है सेकंड वाली। और सेकंड में आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, इट्स जस्ट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री।
मतलब करना होता है अप्लाई, और आपने उसके एग्जाम्स भी देने होते हैं, बट सेकंड से आपको ऑफर लेटर नहीं आता। लेकिन आपने एक्सेप्टेंस लेटर दोनों से लेना होता है कि मैं दोनों से मैं एलिजिबल हूँ। तो यूनिवर्सिटीज, जब आप यूसेट क्लियर कर लेते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको अप्रोच करती है। उसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपने कैटेगरी डिसाइड किया है। जैसे मेरा आईटी फील्ड था, तो मेरा फिजिक्स का और आई थिंक इकोनॉमिक्स का इस तरह कोई सब्जेक्ट था, मैथ्स का आई थिंक सो, उसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। और उसके बाद इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी का। मैंने दो इंटरव्यू दिए थे, एक उदय यूनिवर्सिटी का और एक एल्टा यूनिवर्सिटी का। उदय यूनिवर्सिटी का मेरा इंटरव्यू पहले था और वो ईद के दिन था इनफैक्ट। तो काफी इजी इंटरव्यू था, उसमें लाइक 5-6 क्वेश्चन थे जो बेसिक हैं, जो हर यूनिवर्सिटी पूछती है। वो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। देन आपने जो फील्ड चूज की है, लाइक लेट्स से मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया है, तो बाई कंप्यूटर साइंस। फिर आपने जो यूनिवर्सिटी चूज की है, जैसे मैंने उबुदा चूज की थी, तो बाय उबुदा यूनिवर्सिटी। देन बाय हंगरी। और एक क्वेश्चन ये होता है कि आप व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअली जब आप अपना स्कॉलरशिप कंप्लीट करते हो, लाइक फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, तो आप एचईसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस आऊंगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में ये डिक्लेयर कर देते हो कि मैं डिग्री करने के बाद उधर ही रहूंगा, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। तो वो फिर आपका इंटरव्यू के चांसेस, जो आई मीन रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने उस इंटरव्यू में यही कहना होता है कि मैं डिग्री कंप्लीट करके वापस आऊंगा और अपनी कंट्री को सर्व करूंगा, रादर देन के रियलिटी में आप क्या करते हो। अच्छा, तो अगर आप वापस ना जाएं तो फिर क्या होता है? कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट मेरे सीनियर्स हैं जो यहाँ पे फुल टाइम काम कर रहे हैं, यहाँ पे फैमिलीज भी काफ़ी रह रही हैं। तो एचईसी केयर नहीं करता कि आप वापस आते हो या नहीं आते हो। अगर आप चले भी जाते हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हैं यहाँ पे जो काफ़ी फुल टाइम में कन्वर्ट हुए हैं, आगे से फर्दर यूरोपियन कंट्रीज में मूव आउट हुए हैं। तो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप वापस आ सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कंपलसरी है कि मैं वापस आऊंगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि स्टाइपेंड बड़ा कम है हंगरी का। हाँ, स्टाइपेंड यहाँ पे है 83,700 फॉरेन, जिसमें से अगर आपको यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री मिलती है तो आपको फिर 43,700 फॉरेन मिलता है। 40,000 जो आपकी यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री को चला जाता है। तो इट्स लेस देन लाइक अराउंड अबाउट 100 यूरोज है। तो 100 यूरोज यहाँ पे बिल्कुल भी इनफ नहीं है इनफैक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हैं। कोई मतलब फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स लाइक केएफसी, बर्गर किंग, इस तरह के रेस्टोरेंट में काम करते हैं। जो लड़के हैं वो फूड डिलीवरी करते हैं। और एक जो चीज़ मैं करता हूँ वो है कास्टिंग। कास्टिंग सुपर इजी। जो आप मूवीज देखते हैं उसमें जो बैकग्राउंड में रोल्स होते हैं, एक्स्ट्राज होते हैं, उसमें आपको पे भी इनफैक्ट बहुत अच्छी मिलती है। इनफैक्ट लाइक 50 यूरोज 40 यूरोज पर डे, अगर अगर यूरोज में कन्वर्ट करो तो वो पर डे बहुत अच्छी अमाउंट मिल जाती है, और काम भी बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट अगर आपने वो देखा हो वाइकिंग्स, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है रैग्नार, वो उसके साथ मैंने आई थिंक लास्ट मंथ शूट शूट किया था। आई वाज एट द बैकग्राउंड। लेकिन अपने प्रोमिनेंट नहीं होते हो, लेकिन आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, और काम भी इतना नहीं करना पड़ता। तो यह स्टाइपेंड इनफ नहीं है, और आपको पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, मुझे नहीं बता दी। आई थिंक जर्मनी में मे बी नहीं होती होगी कास्टिंग्स, बट बुडापेस्ट इज वन ऑफ द नोन सिटीज ऑफ यूरोप फॉर shootings. In fact, last January, John Cena was here for his shooting, and I think Keanu Reeves was here as well for his shooting. तो इस तरह के बहुत शूट्स होते हैं यहाँ पे, और ये काम बहुत रेगुलर होता है यहाँ पे। हम्म। और आपकी फील्ड क्या है? मेरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, लाइक आईटी है मेरी। तो आप इसमें अपनी जॉब वगैरह अभी तक आपको मिली है या आप ढूंढ रहे हैं कि क्या? एक्चुअली मेरा जस्ट थर्ड सेमेस्टर है, तो मैं इंटर्नशिप ढूंढ सकता हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और बेसिकली मैंने यहाँ पे आके अपना प्रोग्रेस स्टार्ट की थी, आई मीन प्रोग्रामिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें सीखना। तो मेरा अभी आई काइंड ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है, और मैं अभी अपनी लिंक्डइन गिटहब काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर रहा हूँ, और मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ। तो होपफुली नियर फ्यूचर मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मेरे 7 सेमेस्टर्स हैं, तो आई स्टिल हैव लाइक 2 years मोर। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, आप तो वैसे भी अभी बैचलर में हैं, तो बैचलर जी की। बिल्कुल। लेकिन ये है यहाँ पे काफ़ी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे अपने सीनियर्स जो हैं काम कर रहे हैं कंपनीज में। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अवेलेबल हैं, काफ़ी नॉन कंपनीज हैं यहाँ पे, नोकिया, एरिक्सन, बोश, और इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो इनफैक्ट फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी, अगर आपने डिग्री के बाद भी वर्क परमिट पे काम करना है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। साइबर सिक्योरिटी एट अबूदा यूनिवर्सिटी। आई थिंक यस, मास्टर्स में है साइबर सिक्योरिटी एट यूनिवर्सिटी। हम्म। और
हंगरी आने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा लगा हंगरी? हंगरी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऑफ कोर्स कल्चरल इश्यूज होते हैं। उसके बाद आपको होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इनिशियल मंथ्स में। क्योंकि इनिशियल मंथ्स में फर्स्ट तो ये होता है कि 2 वीक्स आपकी डॉक्यूमेंटेशन में लग जाता है। आई मीन बिल्कुल टाइम नहीं होता। इनफैक्ट क्लासेस आप बहुत सारे मिस करते हो। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती होती लोगों को, और वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लगता है। उसके अलावा कुकिंग आपको सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ की सीखी थी, पाकिस्तान में मैं नहीं करता था। तो होम सिकनेस, और एक चीज जो मैं एडवाइस भी करता हूँ लोगों को और खुद भी फॉलो करता हूँ, कि जस्ट कीप योर सेल्फ बिजी। आप कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि आपको ना ये चीजें फील ही ना हो कि आप होम सिकनेस हो या आप अकेले हो। तो मैं अपने आप को भी बिजी रखता हूँ, लाइक मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ, कोई ना कोई यूट्यूब पे आईटी के मुतालिक कोई वीडियो देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, ताकि मुझे जरा से भी होम सिकनेस या दूसरी चीजें ना फेस करनी पड़े। हम्म। और आपका क्या प्लान है, वापस जाना है आपने पाकिस्तान या आप इधर ही रहेंगे? इनफैक्ट अभी तो, इनफैक्ट मेरे 2 इयर्स हैं, तो अभी तो मैं डिग्री कंप्लीट करूंगा, तो मैं इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता। बट हंगरी की इकोनॉमी इज काफ़ी अनस्टेबल अगर आप यूरोप से कंपेयर करो। और इनफैक्ट यहाँ की जो गवर्नमेंट है इज ऑल्सो नॉट दैट गुड। तो अभी यहाँ पे काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, लाइक परमानेंट रेजिडेंसी को लेके, ऑफर परमिट को लेके ना। रिसेंटली इन्होंने नया एक लॉ जारी किया था कि अगर आपने वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है, तो आपकी मिनिमम सैलरी 1 मिलियन होनी चाहिए पर मंथ। और अगर आप लेट्स से आप कोई फ्रेशर हो जो डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो उसकी सैलरी मिलियन इज लाइक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। आई डोंट नो हाउ मेनी यूरोस के कितना बनता है, बट लाइक अगर आप वर्क परमिट पे वाला जो सीन है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों को मिल रहा है अगर आप केपेबल हो। मेरा इनफैक्ट एक सीनियर है, वो हार्डवेयर इंजीनियर है एक 5 सिस्टम्स कंपनी में, उसको मिला है वर्क परमिट। तो अगर आपको काम आता है, आप टैलेंटेड हो, तो ऑफकोर्स कंपनीज को आपकी जरूरत होगी। लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से मूव आउट कर जाते हैं मास्टर्स के लिए, जर्मनी में, एरास्मस पे, किसी भी कंट्री में। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी, लेकिन अब पाकिस्तान बहुत कम जाते हैं, ये तो एक सच सी बात है। पाकिस्तान बहुत कम जाते हैं और यूरोप में ही रहते हैं। हम्म। क्योंकि शेंजन वीजा मिलता है ना, तो यूरोप में मूव करना इजी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, शेंजन वीजा मिलता है। और इनफैक्ट 6 सेमेस्टर में या 7th में ही स्टूडेंट्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं मास्टर्स के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो तो मिल जाते हैं। मास्टर्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे, स्पेशली अगर आप यूरोप में ऑलरेडी आ जाते हो। पाकिस्तान से आपके अपॉइंटमेंट और वो चीज़ें काफ़ी लंबा होता है, लेकिन यहाँ से इशू नहीं बनता। इनफैक्ट मेरा अपना एक सीनियर अभी इटली में, उसको स्कॉलरशिप मिली है, आई थिंक 9,000 यूरोस पर ईयर, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है इसके लिए। और इस तरह मतलब मिल जाती हैं स्कॉलरशिप, इतना बड़ा इशू नहीं है। आप, हंगरी इज बेसिकली अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर यूरोप, स्पेशली थ्रू स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप। तो अगर आप यूरोप में आ जाते हो, फिर आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं, मल्टीपल डोर्स खुल जाते हैं, तो फर्दर इश्यूज नहीं होते। सही। और आप मतलब लीगली आप काम कर सकते हैं ना स्कॉलरशिप पे, अगर कोर्स, आपने। आई थिंक मिनिमम मैक्सिमम 24 आवर्स अलाउड है स्टूडेंट्स के लिए, बट यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसे इशू नहीं है कि आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते। मैंने भी किया हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। अगर आप मास्टर्स की डिग्री पे अप्लाई करें तो आपको कितना सीजीपीए चाहिए बैचलर में, कोई आइडिया है आपको? मैंने अपने एक सीनियर से पूछा था, उन्होंने मुझे बस ये कहा था कि आपकी मोर देन 50% होनी चाहिए। लाइक आई थिंक पाकिस्तान में 4 होते हैं, तो मोर देन 2 होना चाहिए जैसे एप्लीकेशन के लिए। बट वो होता है अप्लाई करने के लिए, फिर आपके जितना आपका सीवी स्ट्रांग होगी या जीपीए स्ट्रांग होगा, फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का अगर आप देखो तो पिछले ईयर्स में ना बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं थी। बहुत कम अप्लाई करते थे यूनिवर्सिटी स्टेडियम के बारे में, और किसी को पता भी नहीं था। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता जब मैंने एफएससी क्लियर की थी, तो मुझे भी 2 साल बाद पता लगा था। तो अब ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज और ये स्कॉलरशिप हाईलाइट हो गया, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो अगर आपने नॉमिनेट होना है या आपने स्टैंड आउट करना है स्टूडेंट्स में, तो ऑफ कोर्स आपको हायर जीपीए चाहिए होगा। और यूरोप में जीपीए इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप फ्यूचर स्टडीज को लेके काउंट करो। यहाँ पे स्किल भी काउंट होती है, स्किल काउंट होती है आपकी जॉब के लिए, बट अगर आपने फ्यूचर स्टडीज में यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, तो ऑफ कोर्स आपका जीपीए काउंट होता है। हम्म। और आपको यूनिवर्सिटी में सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है अदर देन द स्टाइपेंडियम एनएचईसी पोर्टल? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जस्ट स्टेमिनियम पे अप्लाई करना है, बट यूनिवर्सिटी आपको खुद अप्रोच करती है फॉर एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू। लेकिन आपने यूनिवर्सिटी पे अप्लाई नहीं करना होता। बट यूनिवर्सिटी का आप पोर्टल जरूर चेक कर सकते हो, अब उनका करिकुलम देख सकते हो, अगर आपके इंटरेस्ट से मैच करता है, स्पेशलाइजेशंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो उनकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल चेक करना भी कंपलसरी है। और आपने आइल्स वगैरह दिया था?
नहीं, मैंने आर्ट्स नहीं दिया। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट करती हैं। मैंने पंजाब कॉलेज से स्टडीज़ की थी। मैंने जस्ट वहाँ से सर्टिफिकेट बनाया था कि हमारी स्टडीज़ जो हैं वो इंग्लिश में हैं, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स में आर्ट्स लिखा होगा ऑलरेडी, तो वो आपने वो देख के फिर अप्लाई करना होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सीवी भी लिखा होता है। मैंने इनफैक्ट सीवी भी अपलोड नहीं की थी, मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में सीवी भी नहीं था। लेकिन जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फिर फुलफिल करनी है। अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कंसिडर ही नहीं होगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोटिवेशन लेटर। ये आपकी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एआई से नहीं लिखवाना। एआई से आप हेल्प ले सकते हो बट आप लिखवा नहीं सकते। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट की रिजेक्शन हो गई थी एप्लीकेशन, और उन्होंने मेल में ये लिखा था कि आपका मोटिवेशन लेटर एआई जनरेटेड है, तो हम इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एआई की हेल्प लेते हो, उससे आप कुछ लिखवाते हो, तो उसको आप क्विल बोर्ड से या किसी टूल से पैराफ्रेज करके, इनफैक्ट चैट जीपीटी को अगर आप कह दो कि इसको ह्यूमनाइज कर दो, तो वो ह्यूमनाइज कर देगा और वो टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो। बट जस्ट कॉपी पेस्ट अगर आप करोगे तो वो आपके लिए काफी रिस्की होगा। हम्म। और आपने जैसे कि बताया आपको 9 मंथ्स लगे थे टोटल प्रोसेस अपना करने में। एग्जैक्टली, अराउंड नवंबर में एप्लीकेशन पोर्टल खुलता है और सितंबर में आप हंगरी में लैंड करते हो, तो अराउंड अबाउट 8 to 9 मंथ इतना बनता है, आई थिंक। देर इज़ अ प्रोफाइल 3.49 उनका सीजीपीए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी है, 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो क्या ये अच्छी प्रोफाइल है कि नहीं? प्रोफाइल तो ऑफ कोर्स काफी अच्छी है, मास्टर्स के लिए तो इनफ आई थिंक सो। हम्म। ऐसे कोई इशू तो नहीं है, काफी अच्छी है। बस इनको अपने मोटिवेशनल लेटर के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो एआई से ना लिखवाया हो, एंड दैट्स हाँ, द। मोटिवेशन लेटर अगर कोई प्लेटफॉर्म होगा तो मैं अपना शेयर भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं। मैं इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो मैंने उसको कहा था मुझे मेल पे मैसेज करना, तो मैं उसको भेज दूंगा। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं अपनी मेल सेंड कर सकता हूँ, और मुझे मेल पे मैं उसको सेंड कर दूंगा अपना मोटिवेशन लेटर। सही। एंड एनीथिंग एल्स जो कि आप बताना चाहते हैं ऑडियंस को? एनीथिंग एल्स ये कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मैं आपको स्कॉलरशिप की पर्क्स गिनवाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो पाकिस्तान से आपकी फ़्लाइट टिकट है वो कवर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आप यहाँ पे आते हो, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी नहीं है। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्रीज भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती हैं। मैं यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में रहा हूँ बिल्कुल फ्री। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, सारी यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती हैं, तो वो भी आपने देखना होता है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी फुल कवर्ड है यहाँ पे। आप जितना भी पे कर, आई मीन मेडिकली आपका चेकअप होगा वो फ्री होगा। जिस मेडिसिन का आपने पे करना होता है, बट चेकअप काफ़ी फ्री होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, आपको भी आइडिया होगा यूरोप में मेडिकल चेकअप बहुत एक्सपेंसिव होता है। और उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड जो कि मुझे नहीं पता और कितनी स्कॉलरशिप में ऑफर होता है, बट यहाँ पे ऑफर होता है, जो कि मतलब नॉट अ गुड अमाउंट बट स्टिल बेटर देन नथिंग। और यहाँ पे पब्लिक बुदापेस्ट इज़ अ वेरी चीप कंट्री, तो आप अगर आप करना चाहो तो आप मैनेज भी कर सकते हो एक्सपेंसिव। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में काम किए बगैर अपना एक्सपेंसेस मैनेज किए थे, क्योंकि मैं पाकिस्तान से काफ़ी यूरोज लेके आया था, तो वो मैंने यूज़ किए थे। लेकिन ये है कि बाद में आपको काम करना पड़ता है। तो अगर आप स्पेशली एक चीज़ ये है कि बजटिंग और फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना मंथली बजट आपने डील करना होता है, और काफ़ी चीज़ इश्यूज होते हैं, तो ये है कि आप बहुत चीज़ें सीखते हो यहाँ यहाँ पे आके, इंडिपेंडेंट होना सीखते हो अपना। एजुकेशन के मामले में बहुत सारे आपके डोर्स खुलते हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। और इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती है। मेरी इंग्लिश शुरू में अच्छी नहीं थी, और अब इनफैक्ट अब राइट नाउ आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। आई कैन स्पीक इंग्लिश, हंगेरियन एंड जर्मन एज वेल। तो ये है कि काफ़ी आपसे लोगों का इंटरेक्शन होता है, आपका नेटवर्क बनता है थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे अरेबिक बहुत ज़्यादा है, हंगेरियंस हैं, मल्टीपल कंट्रीज के लोग हैं, तो आपके इंटरनेशनल फ्रेंड बनते हैं। इनफैक्ट इससे अदर देन हंगरी आपको और कल्चर्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जो आपके क्लास फेलोज होते हैं। तो आपका जो काइंड ऑफ एक स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लिमिटेड होते हैं तो आप इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आपका स्कोप बहुत बढ़ जाता है, और काफ़ी आई मीन इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी जो कि एटलीस्ट हर किसी को ट्राई करनी चाहिए।